ओके, तो मैं चाहता हूं कि तुम ये वीडियो देखो पहले तो, ठीक है। अभी तुमने जो धमाका देखा वो 20 टन टीएनटी एक्सप्लोजन का, यानी कि लगभग 20,000 किलो टीएनटी का। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो हमें टोटल नंबर मिलेगा 2 करोड़ किलो। 2 करोड़ किलो टीएनटी एक्सप्लोजन से जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी एनर्जी इस एक बूंद पानी के अंदर है। पर कैसे? वेल, जब भी कोई आइंस्टाइन का नाम लेता है, द फर्स्ट थिंग पॉप अप इन योर माइंड इज E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर E का मतलब होता है एनर्जी, M यानी कि मास, एंड C मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट। ये सबसे बुनियादी समीकरण है जो कि कहता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान यानी कि मैटर दोनों विनिमय है, यानी कि एक ही चीज के दोनों अलग अलग रूप है। देखो, अगर हम 4 लीटर पेट्रोल जलाते हैं तो हमें 132 मिलियन जूल जितनी एनर्जी मिलती है। उस 4 लीटर पेट्रोल का वजन होगा लगभग 3 किलो के आसपास। तो जो एनर्जी निकली है, अगर हम उसको मैटर में कन्वर्ट कर उसका वेट करें तो उसका वजन होगा बस 14 नैनोग्राम। बस 14 नैनोग्राम। तो इमेजिन करो, अगर हम 3 किलो निकालने में सक्षम हो तो। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगर हम 2 किलो लकड़ी जलाते हैं, यहां पर हम स्पेशल लकड़ी की बात करेंगे, ठीक है, रेड वुड ओक की, क्योंकि ये खतरनाक जलती है। तो अगर हम ये 2 किलो लकड़ी जलाते हैं तो हमें 30 मिलियन जूल जितनी एनर्जी मिलती है। लेकिन उसी 2 किलो मैटर के अंदर 43 मेगाटन टीएनटी की पावर से जो बम फटता है ना, उतनी एनर्जी छुपी हुई है। डायरेक्टली तुम इसे कंपेयर कर सकते हो दुनिया के सबसे बड़े थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट से, यानी कि जार बॉम्बा से, जो कि लगभग 40 से 50 मेगाटन टीएनटी की पावर से फटा था। कई लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितने भी एक्सप्लोजन हुए उन सबको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा एक जार बॉम्बा। तो नाउ सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि अगर सारी चीजें एनर्जी से बनी है तो हम उसका यूज क्यों नहीं कर पाते? आई मीन हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं 100%? देखो, अभी तो हम मेनली 3 रास्ते अपनाते हैं एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पहला है केमिकल रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन, और तीसरा कि हम एनर्जी को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, जैसे कि सोलर पैनल वगैरह वगैरह। और चौथा है ग्रेविटी का यूज करना, यानी कि ब्लैक होल का। मनुष्यों ने अपने पूरे इतिहास में जिस एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज किया है वो है केमिकल रिएक्शन। मैं बात कर रहा हूं आग की। लकड़ी का जलना भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही है। उसी आग से हमने खाना पकाया, अपनी रक्षा की, तो कभी कभी लाइट के सोर्स के तौर पर भी यूज की। बट आज के मॉडर्न एज में अगर हम 1 किलो कोयला जलाते हैं हाई क्वालिटी का, तो हमें उससे 30 मिलियन जूल जितनी एनर्जी मिलती है। लेकिन उसी 1 किलो के मैटर के अंदर अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू mc², 9 क्वाड्रिलियन जूल जितनी एनर्जी छुपी है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो 90 पेटा जूल एनर्जी। 9 के पीछे 16 जीरो, कहां 3 के पीछे 7 जीरो और कहां 9 के पीछे 16 जीरो। सो टेक्निकली अगर हम कैलकुलेट करें तो केमिकल रिएक्शन से हम उस कोयले का बस इतना परसेंटेज ही यूज कर पाते हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो केमिकल रिएक्शन वाला ऑप्शन आउट। नाउ लेट्स फोकस ऑन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, और ये बेस्ट है, सुपर बेस्ट, अभी हमारे पास जो है उन सब में बेस्ट। अगर हम पहले बात करें फ्यूजन की, तो यूरेनियम 235 को क्रिप्टोन और बेरियम में टूटकर अलग होने पर जो एनर्जी निकलती है वो उसके मास का बस 0.1% या ज्यादा से ज्यादा 0.2% ही होता है। जब 6 अगस्त 1945 को यूएस ने जापान के हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉम्ब गिराया था, उसमें 64 किलो हाईली एनरिच यूरेनियम 235 था। 64 किलो। और जब वो फटा तो 15 किलो टन टीएनटी की ताकत से फटा और लाखों लोगों को मार डाला। अब दिक्कत ये है कि उस 64 किलो में से बस 1.38% यूरेनियम ही एक्चुअली में फिजन हुआ, यानी कि 64 किलो का 1.38 यानी कि होता है लगभग 0.8 किलो। तो राउंड फिगर ले लो 1 किलो। तो 64 किलो में से बस 1 किलो यूरेनियम ही एक्चुअली में फिजन हुआ, बाकी का 63 किलो उड़ गया फिजन होने से पहले ही। तो जो एनर्जी निकली वो बस उस 1 किलो में से निकली। लिटिल बॉय से जितनी एनर्जी निकली अगर हम उसका वेट करें तो वो बस 1 ग्राम जितना होगा, एक पेपर क्लिप के जैसा। सिर्फ उस 1 ग्राम प्योर एनर्जी ने हिरोशिमा को तबाह कर दिया। बट स्टिल 0.1 बहुत ही कम है। अब देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन में अभी एक और पत्ता है जो कि खेला जाना बाकी था। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूजन की। फ्यूजन ज्यादा ताकतवर होता है इन कंपेयर टू फिजन। हिरोशिमा वाला बॉम्ब यूरेनियम फिजन पर आधारित था, जबकि रशियन थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब जार बॉम्ब वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब था, यानी कि फ्यूजन पर आधारित। अब सवाल यह आता है कि फ्यूजन कितनी एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है? द आंसर इज 0.7%। सो टेक्निकली अभी हमारे पास 3 रास्ते हैं, लेकिन एक और चौथा रास्ता भी है
ग्रेविटी का यूज करना। और नहीं, मैं यहाँ पे पृथ्वी की ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल के ग्रेविटी की। देखो, कोई भी चीज जो ग्रेविटी के खिंचाव के कारण गिर रही है नीचे, वो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करती है। फिर अगर वो चीज किसी और चीज से टकराती है तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में। फिर वो हीट रेडिएट होती है एज अ इंफ्रारेड रेडिएशन। और जब ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट अपने मास में से कुछ वजन खोता जाता है। नाउ अब तुम सोच रहे होंगे शायद कि क्या हम पृथ्वी की ग्रेविटी का यूज कर सकते हैं? देन जवाब होगा हाँ, कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। देखो, जब भी कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरता है ना, जैसे कि ये वाला चिक्सोलव, जिसने डायनासोर की वाट लगा दी थी, और जब ये पृथ्वी से टकराया था तो लगभग लिटिल बॉय से, हिरोशिमा वाले बॉम्ब से लगभग 4.5 बिलियन गुना ज्यादा एनर्जी पैदा की थी। बट फिर भी पृथ्वी की ग्रेविटी का यूज करना बहुत ही बकवास आइडिया होगा, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी में इतनी ज्यादा ताकत नहीं है। बट ब्लैक होल आर द स्पेशल। उसके पास जो खतरनाक चीज है वो है उसकी खतरनाक ग्रेविटी, और दूसरी बात कि वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर है सूरज के पास। उस 7 लाख रेडियस वाले तारे को अगर तुम सिर्फ 3 किलोमीटर जितना कंप्रेस कर दो ना, तो वो थियोरिकली एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। अब अगर वो ब्लैक होल में बदल भी जाए ना, तो भी उसकी ग्रेविटी में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मास तो सेम ही है, एक सोलर मास, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो अगर कोई चीज अगर पहले वाले सूरज पर गिरती तो वो उसके सरफेस पर रुक जाती, लेकिन अब वो ज्यादा सफर करेगी, लगभग 6,99,997 किलोमीटर तक ज्यादा। और जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ आगे बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल पावर ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। दैट्स व्हाई ब्लैक होल आर द बेस्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट पूरे रास्ते तक सीधे अगर ब्लैक होल में गिरता है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है लगभग 50 mc², जो कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन अगर वो सीधा ब्लैक होल में गिरेगा तो उसकी एनर्जी भी ब्लैक होल में गिर जाएगी। तो सीधे रास्ते नहीं, उस ऑब्जेक्ट को उसके ऑर्बिट में धीरे धीरे घूमना चाहिए और दूसरी चीजों से टकराता रहना चाहिए, गर्म होता रहना चाहिए और हीट एनर्जी को रेडिएट करता रहना चाहिए, और फिर ब्लैक होल के थोड़े और नजदीक जाकर सेम चीज करनी चाहिए, जब तक कि वो इनर मोस्ट पॉसिबल ऑर्बिट तक ना पहुंचे। एक नॉर्मल ब्लैक होल का इनर मोस्ट पॉसिबल ऑर्बिट उसके इवेंट होराइजन से 3 गुना ज्यादा दूर होता है। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट उसके चक्कर काटते काटते इनर मोस्ट पॉसिबल ऑर्बिट तक पहुंचता है, तब तक वो अपने मास का 6% एनर्जी में रिलीज कर चुका होता है। 6%, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन ये बात हम कह सकते हैं ऐसे ब्लैक होल के बारे में जो कि रोटेट ना करते हो, लेकिन रोटेट कर रहे हो ब्लैक होल बेटर होता है, क्योंकि वो स्पेस टाइम को भी मोड़ सकते हैं। और एक और बात कि ऐसे ब्लैक होल का इनर मोस्ट पॉसिबल ऑर्बिट ब्लैक होल से दूर नहीं होता, बल्कि पास होता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि ब्लैक होल कितनी तेजी से घूम रहा है, बट बहुत ही ज्यादा तेजी से घूमने वाले ब्लैक होल का इनर मोस्ट पॉसिबल ऑर्बिट लगभग उसके इवेंट होराइजन के पास ही होता है, सेम, ना कि 3 गुना दूर पिछले वाली की तरह। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा जगह है और ज्यादा टाइम है। सो इसी वजह से टेक्निकली माना जाता है कि रोटेटिंग ब्लैक होल किसी ऑब्जेक्ट का 42% मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। हालांकि एक और थियोरिकल रास्ता भी है, एंटी मैटर बनाना। अब सबको पता है कि एंटी मैटर क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। यह है एक नॉर्मल हाइड्रोजन का एटम, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का, एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का। इन दोनों ने मिलकर बनाया एक नॉर्मल हाइड्रोजन। एंटी मैटर सेम ही होता है, बस उसके चार्ज अलग होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होता है, और उसे इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पॉजिट्रॉन कहते हैं। सेम गोस फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होता है, और उसे कहते हैं एंटी प्रोटॉन। एक पॉजिट्रॉन और एक एंटी प्रोटॉन मिलकर एक एंटी हाइड्रोजन बनाता है, और जब एक नॉर्मल हाइड्रोजन और एक एंटी हाइड्रोजन मिलते हैं तो वो दोनों उड़ जाते हैं। प्योर की प्योर 100 के 100% अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो एंटी मैटर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, 100 की 100%। पर एंटी मैटर बहुत ही ज्यादा रेयर है, बहुत ही ज्यादा। पार्टिकल एक्सेलरेटर में भी कभी कभी एंटी पार्टिकल्स बनते हैं, बट बहुत ही छोटे समय के लिए, क्योंकि तुरंत वो अपने ही जैसे दूसरे नॉर्मल मैटर से मिलकर खुद को और उनको दोनों को उड़ा देते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो टेक्निकली ओवरऑल स्टोरी ये है कि अभी ये दोनों हमारे बस की बात नहीं, ये हमारे औकात के बाहर। और दूसरी बात कि यूरेनियम भी खत्म हो रहा है और जंगल काट रहे हैं, तो लकड़ियां भी अब बची नहीं है। तो सोलर पैनल लगाओ और सब्सक्राइब करो।